हेलो साथियों, वेलकम टू जीचल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आखिर कैसे भारत तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम से मदद करने जा रहा है और उसका पाकिस्तान अफगानिस्तान हवा में फिर से क्या असर होगा? खासकर क्यों अब पाकिस्तान के फाइटर जेट आसानी से अफगानिस्तान पर बमबारी नहीं कर पाएंगे? चलिए अब समझते हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच भयानक झड़प को देखते हुए चीन और रूस ने क्या बयान दिया है और किस तरह चीन का धमाकेदार बयान तालिबान के पक्ष में सामने आया है। इन्हीं सब बातों को हम गहराई से समझेंगे, फिर जानेंगे कि पाकिस्तान के किस मंत्री ने अपने ही रक्षा मंत्री को बेशरम बेहया कहा और बगैरत करार दिया। आखिर पाकिस्तान के अंदर क्यों कुछ मंत्री अपने ही रक्षा मंत्री को गालियां दे रहे हैं? उधर पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मरने के बाद तालिबान ने फिर से नया झड़प क्यों शुरू कर दिया और इस नए झड़प में अब तक पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए हैं? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कौन सा अल्टीमेटम दिया है, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। 1971 में पाकिस्तान सिर्फ 2 टुकड़ों में बंटता था, लेकिन आज वही पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने की कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है और ये कोई हवाई बात ही नहीं है। चलिए अब समझते हैं। सोचकर देखिए कि जिस तालिबान के पास आज कोई एडवांस हथियार नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, फिर भी उसने पिछले कुछ दिनों में 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। अगर उसी तालिबान के पास भारत की मदद से एयर डिफेंस सिस्टम आ जाते हैं तो उसकी खूंखारता आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तानी मंत्रियों में से कुछ पद पर बैठे लोगों ने अपने ही रक्षा मंत्री को ऐसी ऐसी गंदी गालियां दी हैं जिसे सुनकर किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बारी बारी से दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई हिस्सों में इंटरनेट बंद है और पुलिस और जनता के बीच जो झड़पें हो रही हैं उनके कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो अंदरूनी संघर्ष में मारे गए हैं। अब जरा सोचिए कि अगर तालिबान पाकिस्तान में घुस आए तो फिर किस तरह से लाशों के ढेर लग सकते हैं, ये तस्वीर अपने आप उभर आती है। आज पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद हैं जिन्हें उसने चीन और अमेरिका से $बिलियन खर्च करके खरीदा है। कुछ हथियार भीख में मिले हैं, लेकिन ये सारे हथियार तालिबान के सामने बेकार साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान कुछ भी कर नहीं पा रहा और तालिबान एक के बाद एक चौकियों पर कब्जा कर रहा है। अब सुनिए, तकरीबन 20 से ज्यादा चौकियों पर अभी भी तालिबान का कब्जा है और पाकिस्तानी सेना सिर्फ इंक्वायरी बिठा रही है। तालिबान को लंबा एक्सपीरियंस है कि दुनिया की ताकतवर सेनाओं से कैसे निपटना है। उसने ब्रिटेन, सोवियत रूस, अमेरिका, नाटो सबको धूल चटा दी है और यही कारण है कि पाकिस्तानी सैनिक अपने चौकी छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान एक छोटा मोटा सिपाही दल नहीं है बल्कि विश्व विजेता की तरह लड़ चुका है। देखिए, इस बार भारत 1971 वाले दिनों जैसा घबराया हुआ नहीं है, बल्कि चुपचाप वॉच और वेट की स्थिति में खड़ा है और देख रहा है कि पाकिस्तान भीतर से कैसे टूट रहा है। और पाकिस्तान के जो पश्तून हैं उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वे पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। बताया जाता है कि उनकी सरकार अपने हिसाब से चलती है, वे पूरा इलाका आज़ाद कराने का संकल्प ले चुके हैं। उधर बालोचिस्तान के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जमीन को आज़ाद कराना चाहते हैं और उन्होंने ऐसे हमले किए हैं जिनसे मुनीर की आंखों से आंसू निकल आए। जैसे ये दोनों टुकड़े पाकिस्तान से अलग होंगे, ठीक वैसे ही पीओके अपने आप टूटकर भारत में जुड़ जाएगा। भारत को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब का टूटा हुआ बिखला इलाका बचेगा जहां रोज दंगे होंगे और अंत में हो सकता है कि पूरा पंजाब भी वापस भारत के पंजाब में शामिल हो जाए। यहाँ पर भारत को बेहद समझदारी के साथ तालिबान के लिए एक से बढ़कर एक हथियार सप्लाई करने चाहिए या डिफेंस सिस्टम देने चाहिए और बड़े से बड़े मिसाइल देनी चाहिए ताकि तालिबान अपनी रक्षा कर सके और पाकिस्तान को धूल चटा सके। क्योंकि अगर भारत डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला करेगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका या सऊदी फोन करके ऑपरेशन को रुकवाने की कोशिश करेंगे। जैसा कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान मदद के लिए भीख मांग रहा था, जिस कारण भारत को पाक सेना से बातचीत कर युद्ध रोकना पड़ा। यानी भविष्य में भी अगर आप पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान फिर से पहुंच जाएगा सऊदी अमेरिका के पास। सऊदी पूरी कोशिश करेगा कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे, नहीं तो मजबूरी में उसे अपने सेना भेजने पड़ेंगे। फिर भारत पर बड़ा दबाव बनाने के लिए तेल भी बंद कर सकता है। इसलिए अजीत डोभाल साहब का परफेक्ट मास्टर प्लान यही है कि अब तालिबान को मजबूत करो, तालिबान को ही नया सेना बना दो जो भारत के लिए जान देने को तैयार रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो भारत को रोकने के निवेदन के लिए ना चीन आएगा, ना सऊदी आएगा, ना अमेरिका आएगा। और तालिबान जानता है कि पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है और वो करके दिखा चुका है। तालिबान को रोकने के लिए सऊदी छोड़ो, अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब ने उसका उखाड़ लिया है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तालिबान किसी के बाप से नहीं डरता। यही मास्टर प्लान है भारत का, जिसके कारण पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे भनक लग गई है कि अब भारत केवल गेहूं और चावल अफगानिस्तान नहीं भेजेगा बल्कि ब्रह्मोस और आकाश भी जाएंगे। क्या इस पर तेजी से काम करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं।
अगर भारत ने तालिबान को मजबूत कर दिया तो यकीन मानिए कश्मीर इतिहास का सबसे सुरक्षित इलाका बन जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान कश्मीर में हमारी एक बूंद खून बहाएगा, तभी डोभाल साहब के आदेश पर तालिबान पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर खून की नदियां बहाने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो तुर्की धर्म के नाम पर कश्मीर के लिए हंगामा कर रहा है और पाकिस्तान की मदद करता है, उसका तनाव भी खत्म हो जाएगा। इसलिए तालिबान भारत के लिए केवल एक देश नहीं रहेगा, वह सबसे मजबूत स्ट्रेटेजी होगा, एक अनमोल खजाना होगा, जिसका इस्तेमाल करके भारत न सिर्फ अपना कश्मीर सुरक्षित कर सकेगा बल्कि पीओके भी वापस ले सकेगा। भारत को तालिबान और ईरान दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए। याद रखिए, अगर तालिबान को मजबूत किया गया तो पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग अलगाववादी समूह हैं उन्हें ताकत मिलेगी, फिर आप उन्हें भी मजबूत कर सकते हैं। और फिर देखिएगा कैसे 1971 फिर घटित होगा, जहां एक भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं होगा, भारत को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी, सिर्फ मनोवैज्ञानिक खेल से पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ा जा सकेगा। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि तालिबान भारत के करीब कैसे आया और पाकिस्तान से दूरी कैसे बनाई। तो अफगानिस्तान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भारत के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अफगान मीडिया के अनुसार भारत ने तालिबान को बगराम एयरबेस पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने में मदद का भरोसा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के जेट अफगानिस्तान की सीमा में आसानी से घुस नहीं पाएंगे। तालिबान ने हाल के दिनों में पाकिस्तान की दर्जन से अधिक चौकियों पर हमला करके 58 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यह हमला सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि तालिबान अब पाकिस्तान की पकड़ से निकलकर भारत के साथ नई रणनीतिक दिशा में बढ़ना चाहता है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत तालिबान रक्षा सौदे से एशिया की जियोपॉलिटिक्स में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो अगर भारत वाकई तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने में मदद कर रहा है, तो यह दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पहले लोकतांत्रिक अफगानिस्तान की सुरक्षा ढांचा अमेरिका के सहयोग से चलता था, लेकिन अब भारत का रोल बढ़ने से वहां एक नया शक्ति केंद्र उभर सकता है। पाकिस्तान, जो अब तक अफगानिस्तान में अपनी घुसपैठ बनाए हुए था, उसे अब तालिबान से कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं तालिबान को भी भारत जैसे बड़े तकनीकी और सैन्य साझेदार का साथ मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता पाने में मदद मिल सकती है। चलिए अब समझते हैं कि चीन ने आखिर तालिबान का साथ क्यों दिया और पाकिस्तान को क्यों झटका लगा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जब सीमा युद्ध चरम पर पहुंच गया, तब चीन का बयान दुनिया को चौंकाने वाला था। चीन ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में झटका देते हुए कहा कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करता है। ये वही चीन है जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, लेकिन इस बार चीन ने अपना रुख बदलते हुए तालिबान के पक्ष में खड़ा हो गया। असल में चीन का मकसद अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन पर अस्थिरता सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और मध्य एशियाई निवेशों को प्रभावित करती है। तालिबान ने भी चालाकी से चीन को अपनी तरफ खींच लिया। अफगान विदेश मंत्रालय ने बीजिंग के राजदूत झाओ जिंग से मुलाकात की और पाकिस्तान के हवाई हमलों को मानवीय और इस्लामी मूल्यों का उल्लंघन बताया। चीन ने न सिर्फ तालिबान की इस दलील का समर्थन किया, बल्कि यह भी कहा कि अफगानिस्तान को अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देने का अधिकार है। चीन का यह बयान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका साबित हुआ, क्योंकि अब उसका सबसे करीबी दोस्त भी उसके खिलाफ खड़ा दिखने लगा। आइए अब जान लेते हैं कि रूस की प्रतिक्रिया ने एशिया की राजनीति में क्या नया संकेत दिया। तो चीन के तालिबान के समर्थन के बाद रूस का बयान एक संतुलित लेकिन गंभीर चेतावनी की तरह आया। रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि युद्ध से सिर्फ तबाही बढ़ेगी। मॉस्को ने साफ किया कि दोनों देश अपने मतभेद राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाएं। यह बयान सिर्फ शांति की अपील नहीं, बल्कि एक संकेत था कि रूस अब इस संघर्ष को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में नहीं बदलने देना चाहता। रूस के लिए अफगानिस्तान की स्थिरता इसलिए जरूरी है क्योंकि आतंकवाद और चरमपंथ की लहर मध्य एशिया तक फैल सकती है, जो रूस की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करेगी। पाकिस्तान के लिए यह बयान भी अप्रत्यक्ष चेतावनी थी कि अगर उसने आक्रामक रवैया जारी रखा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका समर्थन और कम हो जाएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मंत्री सज्जाद बरकवाल ने ख्वाजा आसिफ पर इतना तीखा हमला क्यों बोला। तो पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा के कृषि मंत्री और पूर्व मेजर सज्जाद बरकवाल का भाषण हर तरफ सुर्खियों में है। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को बेशर्म, बेहया और बेगैरत कहकर पूरी संसद में हलचल मचा दी। बरकवाल की नाराजगी की जड़ ये थी कि ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में अफगानिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन देश करार दिया था
अब खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून समुदाय का ताल्लुक अफगानिस्तान से बहुत गहरा है। धर्म, भाषा, संस्कृति और खून के रिश्ते सदियों पुराने हैं। बरकवाल का कहना था कि अफगान और पाकिस्तानी पश्तून एक ही कौम हैं, जिनका इतिहास और परंपरा साझा है। ऐसे में अफगानिस्तान को दुश्मन कहना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पश्तून समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा कि तालिबान से हमारे धार्मिक और सामाजिक रिश्ते हैं, उन्हें दुश्मन कहना खुद पाकिस्तान के अस्तित्व पर हमला है। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति अब जातीय और धार्मिक दरारों में बिखर रही है। अब समझते हैं कि सज्जाद बरकवाल ने पाकिस्तान की सेना और नीतियों को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया। तो बरकवाल का भाषण सिर्फ ख्वाजा आसिफ पर हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की पुरानी नीतियों पर भी सीधा प्रहार था। उन्होंने कहा कि 70 के दशक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चल रही जंग को जिहाद बताया था, लेकिन आज वही लोग उसे आतंकवाद कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने उस वक्त डॉलर के लिए जिहाद बेचा और अब उसी आग में खुद झुलस रहा है। बरकवाल ने साफ कहा कि पाकिस्तान की नीतियां पाखंडी हैं, जो समय के हिसाब से धर्म और राजनीति दोनों का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 46 सालों से पाकिस्तान की नीतियों ने पश्तून समाज को तबाह कर दिया है। आज उनके बच्चे और नौजवान उस युद्ध की कीमत चुका रहे हैं जिसे पाकिस्तान ने कभी पवित्र जिहाद कहा था। इस बयान ने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी है और अब यह साफ दिखने लगा है कि पाकिस्तान के अंदर का जनमत अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ भड़कने लगा है। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग कैसे शुरू हुई और हालात इतने भयानक क्यों बने। तो अफगानिस्तान की सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान की सेनाएं अब आमने सामने हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो नई झड़प हुई वो कोई अचानक नहीं थी, बल्कि कई महीनों से पक रही आग का विस्फोट था। पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में अफगान सीमा पर हमला बोला, जिसमें अफगानिस्तान के 12 आम नागरिकों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। ये इलाका वैसे भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहां दोनों देशों की सीमाएं बारूद की लकीरों जैसी हैं। अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के हमला किया है। वहीं पाकिस्तान ने पलटवार में तालिबान पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की। इस झड़प में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की चौकियां कब्जाने और टैंक उड़ाने का दावा किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि दोनों तरफ से भारी हथियारों से फायरिंग और ड्रोन हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना, जो पहले तालिबान की सहयोगी मानी जाती थी, अब उसी के खिलाफ फाइटर जेट और ड्रोन से हमले कर रही है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में 3 तालिबानी चौकियों पर बमबारी की है। इन हवाई हमलों का मकसद तालिबान की बढ़ती जवाबी कार्यवाहियों को रोकना था, क्योंकि हाल के दिनों में तालिबान ने पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया था और कई टैंकों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान की जमीनी सेना को भारी नुकसान हुआ, इसलिए जनरल असीम मुनीर ने आसमान से हमला करवाने का फैसला लिया। वहीं तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि उसने नई झड़प में पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार गिराया है और कईयों को बंदी बना लिया है। यानी पिछले कुछ समय में तालिबान ने पाकिस्तान के 66 सैनिकों को मार गिराया है। दोनों तरफ से हो रही हिंसा में आम नागरिक फंस गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ISIS खुरासान के आतंकियों को सौंपने की मांग की, जिन्हें वो पाकिस्तान में छिपा हुआ बताता है। तालिबान ने पाकिस्तान पर आतंकियों को शरण देने और अपनी जमीन से अफगानिस्तान पर हमले करवाने का आरोप लगाया। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और कोई भी छोटी गलती बड़े युद्ध में बदल सकती है। पाकिस्तान, जो हमेशा से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी रणनीति के लिए करता आया था, अब उसी जमीन से जवाबी वार झेल रहा है। तालिबान अब पहले जैसा कमजोर नहीं, बल्कि हथियारों और अनुभव दोनों में सक्षम हो चुका है। पाकिस्तान के भीतर तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले से ही सक्रिय है और अब अफगान तालिबान के साथ उसकी नजदीकी इस्लामाबाद के लिए नए खतरे पैदा कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन, ईरान और भारत को भी सतर्क कर दिया है, क्योंकि ये सभी देश अफगानिस्तान में अपने अपने हित साध रहे हैं। पाकिस्तान के लिए स्थिति बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर यह संघर्ष बढ़ा तो उसकी पश्चिमी सीमाएं पूरी तरह अस्थिर हो जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अलगाव और गहरा जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।